स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 टेस्ट करा दिया, अगर आपने उससे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और एक चीज, अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर पहले से प्राप्त करना चाहते हैं तो साथ ही हमारा जो टेलीग्राम है वहां पे हम क्वेश्चन पेपर पहले आपको भेज देते हैं। आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन पेपर देख करके 40 सवाल को पहले खुद सॉल्व करते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर आते हैं उन प्रश्नों का हल और आंसर की चेक करने। तो इससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन बनेगा, आप 40 सवाल सॉल्व कर पाओगे और थोड़ा दिमाग पर प्रेशर बनेगा कि आपसे कौन कौन सवाल, किस टाइप के सवाल गलत होते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर जैसे ही मैं अपलोड करता हूं पहले खुद से हल करिए, फिर यूट्यूब पर आकर के उसका एक्सप्लेनेशन और अपने आंसर की जो आपने हल किया है उससे मिलाइए और देखिए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं। तो कल मौलिक अधिकार में थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन रह गया था, उसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम नीति से तत्व सॉल्व करेंगे, फिर मौलिक कर्तव्य के सवाल सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना। पहला सवाल कह रहा है कि उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों, उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणिक होना या सूचना देना। क्या? प्रमाणित होना या सूचना देना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब, प्रमाणित होना या फिर सूचना देना साथी। ठीक है, अब देखिए ये रीट उत्प्रेषण रीट जारी कब होता है साथी। तो ये रीट साथी उच्च न्यायालय के द्वारा, जो इसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो इसके निचले न्यायालय हैं, ठीक है, या कोई अधिकरण है, एक केस में उत्तरार्ध द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। मतलब आगे बढ़ के कोई अगर वो ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा सजा है या कोई ऐसा केस है जिस केस को वो सॉल्व करने की शक्ति उस अधिकरण में या अधीनस्थ न्यायालय में नहीं है, लेकिन उस केस को वो सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा जुर्म किया है और जुर्म करेगा तो जाहिर सी बात है जिला अदालत में जाएगा, जो आपका जिला अदालत होगा, जो अधीनस्थ अदालत होगा साथी, वहां जाएगा और वहां से मान लीजिए कि इसको कोई सजा मिल जाती है और इस पर्टिकुलर व्यक्ति के वकील को लगता है कि यार ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ये जाएगा हाई कोर्ट, बोलेगा यार देखो, हाई कोर्ट में बोलेगा माननीय हाई कोर्ट से कि ऐसा हुआ है, तो वो ये उत्प्रेषण रेट जारी करेंगे और उस केस को वहां पे खारिज करके अपने पास बुला लेंगे साथी। बस यही मतलब मैटर है। अब समझिएगा इस बात को कि उत्प्रेषण रेट आखिर किसके खिलाफ ला सकते हैं। क्या कोई अगर निजी प्राधिकरण है उसके खिलाफ ला सकता है, या सिर्फ और सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण। तो मेरे भाई यह सिर्फ और सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। यानी प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ हम उत्प्रेषण रेट जारी नहीं कर सकते ना। स्टार्टियोरी जो रेट होता है साथी, इसे प्रशासनिक जो अधिकरण है उसके खिलाफ हम जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी कर रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या रीट सरकारी पद के अनधिकार को ग्रहण करती है, ग्रहण को रोकती है। मान लीजिए साथी ए नाम का कोई व्यक्ति है और यह साथी दरोगा है, ठीक है, लेकिन आपको सस्पेंस है कि भाई दरोगा है कि नहीं है। तो आप न्यायालय में जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे सस्पेंस है कि ए नाम का कोई व्यक्ति दरोगा है कि नहीं है। तो न्यायालय क्या करेगा साथी, एक रीट जारी करेगा जिसका नाम होगा अधिकार परीक्षा, यानी को वारंट। भाई किस अधिकार से, जिसका मतलब होता है साथी कि किस अधिकार से, यानी किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं उसको आप हमें बताइए। ऐसा यानी प्रमाणित होना या सूचना देना वाला, प्रमाणित होना नहीं सकते, किस अधिकार से, क्या कहेगा साथी, किस अधिकार से आप ये करते हैं, यानी प्राधिकार या वारंट के द्वारा, यानी किस प्राधिकार या वारंट के द्वारा आप इस पद पर बैठे हुए हैं। तो ये अधिकार परीक्षा वाला रीट साथियों जारी किया जाता है। ठीक है, समझिएगा। कौन जारी करता है, तो न्यायालय जारी करता है। किसके खिलाफ जारी करेगा वो तो आपने देख लिया। तो इसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार से या शक्ति के तहत अमुक पद धारण किया हुआ है, वह पद धारण किया। ये गलत हो गया, इसे को वारंटो आप लिख सकते हैं। ठीक है, को वारंटो लिख लीजिएगा। तो ये चीज आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक सवाल सब गलत, सब मतलब सही आपसे बनना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक व अनन्य है। रोक दीजिए पेन। कह रहा है कि मौलिक, ध्यान से पढ़िए इसको, कि मौलिक अधिकार को प्रवर्तन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक तो है, लेकिन क्या ये अनन्य है। तो मेरे भाई नहीं, अनन्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अनन्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है, गारंटी देने वाला है। इसके प्रायोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। किसे? किसे उच्चतम न्यायालय को। बिल्कुल सही है, ये बात सही है।
उच्चतम न्यायालय ही तो गारंटी की ओर रक्षक देता है, और इसके संदर्भ में यानी मौलिक अधिकार के संदर्भ में इन्हें मूल और विस्तृत शक्तियां आर्टिकल 32 के तहत मिलता है। मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला गलत है। आपका बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। बहुत ध्यान से जवाब देना है, वरना पेपर में ये सवाल आपसे गलत बन जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इसे किसे उच्चतम न्यायालय को इस प्रायोजन यानी इस काम के लिए हेतु तो मूल और विस्तृत शक्तियां मिलती है। कैसे? आपको सर आर्टिकल 32 से। मूल अधिकार के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है, लेकिन अनन्य नहीं है। अनन्य नहीं है साथी, ध्यान रखेंगे। मूल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद हो, तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। अगर आपसे मान लीजिए ऐसा सवाल पूछे बढ़ा करके कि फंडामेंटल राइट का अगर मतलब मान लीजिए कि नुकसान हो रहा है, ठीक है, या अधिग्रहण हो रहा है, या फंडामेंटल राइट को किसी तरह से न्यून करने की कोशिश हो रही है, तो क्या व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जाएगा या उच्च न्यायालय? तो भाई देखिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यार, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए, अगर आपके पास विकल्प हो तो आप पहले उच्च न्यायालय जाइए, तब हमारे पास आइए। लेकिन आप सीधे भी जा सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने मना कर दिया, नहीं, इन्होंने न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि भाई अगर आपके पास विकल्प है तो आप पहले उच्च न्यायालय जाइएगा, फिर हमारे पास आइएगा साहब, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना मेरे भाई। एक एक सवाल कहता रहा हूं, आप एक बार अच्छे से ईमानदारी से पढ़ तो लो, फिर पेपर में बैठना, फिर बताना कि कौन सा सवाल गलत हो रहा है ना। कोई नहीं गलत होगा, 12 में 12 टोटल सही करके आओगे। बस 25 से 30 क्लास कर लो पॉलिटी की। देखो, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। आप कहोगे हाँ सर, उच्च न्यायालय में 32 और उच्चतम न्यायालय में, गलत हो गया मेरे भाई, उच्च न्यायालय में 226 और आप कहोगे उच्चतम न्यायालय में 32। ठीक है, सही है सर। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक समान न्यायालय में जा सकता है। ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। आप सी मार दीजिए सर, दोनों सही है, ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा तब कहां जाएंगे? उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत और उच्च न्यायालय में 226 के तहत। और अगर कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम किसी सामान्य न्यायालय में, जिला न्यायालय वगैरह में जा सकते हैं। यहाँ पे दो अधिकार की मैं बात करूंगा, एक तो निजी रक्षा का अधिकार, एक तो पात्रात्मक अधिकार क्षेत्र। दोनों की बात समझिएगा। निजी रक्षा का अधिकार मतलब यह आत्म परिरक्षण की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि निजी रक्षा का अधिकार, तो यह आत्म परिरक्षण की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि पात्रात्मक अधिकार क्षेत्र का क्या मतलब होता है? इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय साथी किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रीट में परिवर्तित कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है। यही है पात्रात्मक अधिकार क्षेत्र। इन दोनों को याद रखना, पेपर में आता है साथी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो साथियों, संसद जो है, इन जो दिए गए पद हैं, इनके जो सैन्य हैं, उनको उनके मौलिक अधिकार को निरस्त कर सकते हैं। संसद किसके तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 33 के तहत, यानी डी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त, राइट आंसर। देखिएगा, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? संसद को, पहली बात तो यहाँ पे यही याद रखना, क्योंकि देखा संसद प्लस राज्य विधानमंडल को या राष्ट्रपति को, तो उसको मारना, बोला नहीं, सिर्फ संसद को। संसद को यह अधिकार देता है क्या? कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर क्या कर सकता है? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। भाई कुछ बाउंड्रीज होती हैं सैनिकों पर, वो लगा सकता है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सुनिएगा, इसके अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ माने ओनली संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। कूट में देगा और कूट देगा आपको, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ किसे है? संसद को, ना कि राज्य विधानमंडल को। याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को, यानी किसके संदर्भ में? अनुच्छेद 33 के संदर्भ में अगर संसद कोई कानून बनाता है तो किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर इनके मौलिक अधिकार को संसद कम करते हैं तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि यह फंडामेंटल राइट का हवाला लेकर के आर्टिकल 32 या 226 का मदद लेकर के किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा कि संसद अगर अनुच्छेद 33 के संदर्भ में कोई कानून बनाएगा तो हम उसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते,
इस आधार पर कि वह हमारे फंडामेंटल राइट को कम कर रहे हैं या कुछ भी उसमें चेंजेस ला रहे हैं। बाकी अन्य कोई आम पब्लिक है तो जा सकता है, पर साहब ये साहब जो होते हैं स्पेशल, उनके लिए ऐसा प्रोविजन नहीं है ना। अगला बढ़ेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन राज्य के नीति आयोग सिद्धांत के संदर्भ में सही है। तो अब यहां से हम डीपीएससी के सवाल करेंगे, एक एक सवाल आप सही करना, एक को सवाल गलत नहीं करना है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया। ध्यान से पढ़िए, क्या करा कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में, चलो ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 क, भाई देखिए 51 क दिया हो में दिया गया है, तो आप कहेंगे गलत है, काहे गलत भैया, 51 में तो दिया है, लेकिन 51 क में क्या दिया है, तो आपको सब फंडामेंटल ड्यूटी दिया है, यानी मौलिक कर्तव्य दिया है 51 क में, गलत हो गया। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति से तो कहां से लिया गया हो, तो आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से लिया गया, सही है, केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सवाल आपको सही करना मेरे भाई, बी हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। देखिए राज्य के नीति से तत्व थोड़ा समझ लीजिएगा, भाग कहां पे, आप कहोगे सर 4 में, अनुच्छेद कौन सा है, 36 से 51 तक में, ठीक है। भारतीय संविधान में इसे कहां से लिया गया, 1937 में बना था आयरलैंड का संविधान, हमने वहां से इसे लिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीति निदेशक तत्व को विशेषता वाला बताया है। दुर्भाग्य की बात है, यूपीएसआई 2021 का ये सवाल है साहब, यूपीएसआई 2021 में पूछा है कि किसे या किसने नीति निदेशक तत्व को विशेषता वाला बताया है, तो जवाब होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। यहाँ पे नाम याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। अगला ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा कि भाई जो मौलिक अधिकार है, यानी जो भाग 3 है और जो भाग 4 है, वह संविधान की मूल आत्मा है। ये बात किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा। यह सवाल भी पेपर में आया है 2021 में। यद्यपि निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है, तथापि नीतियां एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अभी इसका क्या मतलब होता है आगे समझाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, सारे पॉइंट ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला सवाल करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से सुनिए। कह रहा कि भैया देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है, बात सही है। नीति निर्देशक तत्वों के प्रकृति गैर न्यायोचित हैं, ये बात भी सही है। अब लगे आप तो समझिएगा कि गैर न्यायोचित का क्या मतलब है, पहले तो समझ लीजिए, सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या मतलब होता है भाई, तो आप ये तो समझ ही चुके होंगे, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो याद रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के सामान्य है, ठीक है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में अगर हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय पर ध्यान दें तो उस संदर्भ में हमारे निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, न्याय में उच्च आदर्श बनाएंगे, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, ये बात तो आप जानते हैं। निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है साथी, कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न कि पुलिस राज्य का, जैसे कि ब्रिटिश शासन में था। निर्देशक तत्व की प्रकृति साथी गैर न्यायोचित होती है, अतः इनके हनन पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथी कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी जो अगर हमारा फंडामेंटल दिया हुआ है 12 से 35 तक, इसके खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसके तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई यहीं पर अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 के खिलाफ, 51 के खिलाफ अगर कोई विधि बनता है, अगर कोई कानून बनता है, तब हम ना तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं और ना ही उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। यानी यह न्यायोचित नहीं है कि इसको लेकर के हम सरकार पलट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, या सरकार को हम पर उसके विधियों को, उसके कानूनों को हम रद्द करवा देंगे, असंवैधानिक करवा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फंडामेंटल राइट ही ऐसा है साथी जो सरकार के किसी कानून को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है आर्टिकल 13 के तहत, बाकी और कोई ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि साथी इसके प्रकृति गैर न्यायोचित की है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं दोस्त, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए स्थानीय सरकारें बाध्य होती हैं। सरकारें अमूमन 3 प्रकार की हैं साथी, एक तो आप कहोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो आप कहोगे सर स्टेट गवर्नमेंट, और एक आप कहोगे सर लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय शासन, ठीक है। 3 तरह की गवर्नमेंटेज होती हैं साथी। और आपको याद होगा आर्टिकल 12 मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया था साथी, किसके बारे में, तो आर्टिकल 35 के बारे में, हम लोगों ने 36 के बारे में डिस्कस किया। तो 12 और 36 में जो राज्य की परिभाषा थी वो एक जैसी थी, आपको याद होगा। राज्य में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय सरकार की बात की थी। आप सबको ये चीज पता होगा, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा भाई, है ना।
तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय सरकारें निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बाध्यकारी होती हैं, तो मेरे भाई नहीं होती हैं। कोई भी सरकारें निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। निदेशक तत्व सिर्फ राज्यों को, यानी सिर्फ एक राज्य को निर्देश है साथी, सिर्फ निर्देश है, बाध्यता नहीं लाता है। ध्यान रखें, गलत हो गया। कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। हाँ, ये बात तो है, न्यायालय इन्हें देखता है। अगर संवैधानिक कोई मैटर आ गया तो न्यायालय भाग 2, 3 और भाग 4 के 4 इन सबको ध्यान में रखता है साथी। सॉरी, 2 को नहीं लगता, लेकिन 3 को, 4 को और 4 क को, इनको एक साथ न्यायालय देखता है अगर कोई बात आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे मैटर फंस जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका सही है। तो यहाँ पे आप टिक मार दीजिए, केवल बी प्रश्न का राइट आंसर। देखिए साथी, राज्य के निदेशक तत्व को लागू करने के लिए सरकारें बाध्य नहीं होती है, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो स्थानीय हो साथी। यद्यपि निदेशक तत्व की प्रकृति न्यायोचित नहीं होती है, तथापि कानून के संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता जरूर है साथी। अगला सवाल है, चलिए अब यहां से हम 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बारे में आलोचनाएं क्या हुई हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, जहां से सवाल हमसे बनते हैं। तो पहले सारे आर्टिकल कवर कर ले 36 से 51 तक, फिर उसके बाद हम इसकी विशेषता, इसकी आलोचना, उन पर भी चर्चा करेंगे साथी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान के डाट में कहा गया कि निदेशक सिद्धांत देश में शासन के आधारभूत है और इन्हें राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, राज्य का क्या मतलब? तो राज्य का मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में जो बातें हैं वो। ठीक है साथी, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। ऐसा कहां पे कहा गया? तो मेरे भाई ये बात कही गई है आर्टिकल 37 में, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 36 में कहा गया कि भैया देखो, जो भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा, यानी जो हमारा डीपीएसपी है, यानी जो हमारा राज्य के निदेशक तत्व है, उसमें जो भाग 4 है और जो आपका 36 से 51 तक है, वहां जहां जहां भी राज्य शब्द लिखा है उसका वही मतलब होगा जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 12 में था। तो आप एक बार जाकर के पीछे वाला पढ़िएगा, और हमने बताया था कि 12 में कौन कौन शब्द आते हैं राज्य के अंतर। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ये तो गैर न्यायोचित है, लेकिन यह देश के शासन में आधारभूत है साथी, बेसिक है। और विधि यानी कानून बनाते समय निदेशक तत्वों को लागू करना राज्य का मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, सब लोग आ गए, उनका कर्तव्य होगा। ये बात कहां लिखा गया? आर्टिकल 37 में। मेरे भाई ध्यान से रट लेना। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। तो ये बात तो सही है साथी, इसमें सकारात्मक प्रकृति की बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल सही है ये बात। निदेशक तत्व का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऐसा भी हमने आपसे बताया कि निदेशक तत्व का लक्ष्य क्या है? एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना, ना कि पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो आप कहोगे सर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी सी आंसर लगा दीजिए सर। तो सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई सुनिएगा ध्यान से। तो निदेशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक प्रकृति के हैं साथी, और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना। राज्य का मतलब वही आर्टिकल 12 वाला और 36 वाला। निदेशक तत्व संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए क्या है? ओनली सिफारिशें हैं। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ सिफारिशें कि आप लोग ऐसा करिएगा। निदेशक तत्व का लक्ष्य है साथी सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है साहब। अगला डाट में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं और उनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना, तथा निदेशक तत्व में वे लक्ष्य भी निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो साथियों अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको एक आर्टिकल का नाम याद होगा, आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। क्या कहा गया साथी अनुच्छेद 38 में? ध्यान से सुनिए। तो ये सब तो अनुच्छेद 38 के बारे में है, सी आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है। क्या कहता है राज्य से कि भैया सुनो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को आप सुनिश्चित करिएगा।
ठीक, यानी कितने प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और यूपीएससी हम जानते हैं ये 2021 में को सवाल पूछा था ऐसे ही कि कौन सी प्रकार की इसमें न्याय की बात है, तो उसमें कानूनी न्याय, एक और न्याय लिख दिया था ऑप्शन में, आप लोग प्रीवियस ईयर देखना, एक न्याय लिखा है साथ ही उसमें कानूनी न्याय। और कितने बच्चों ने कहा है, देखो कानूनी न्याय दिया हुआ है कि कानून बनाते समय इसका पालन करेंगे, तो लोगों ने कानूनी न्याय को भी मार के आया, गलत हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि निदेशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य, सॉरी, जो कि साथ ही निदेशक तत्व में है और हमारी प्रस्तावना में भी है। ठीक है, अच्छा, और क्या कहता है, राज्य आप कोशिश करना प्रति व्यक्तियों की आय, उनकी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने की। ये जो असमानता है, कौन कौन सी, आय में असमानता, कुछ लोग का कम पैसा सैलरी, कुछ लोग का ज्यादा, प्रतिष्ठा, कुछ लोग को अच्छा मान सम्मान नहीं मिलता, सुविधा, ठीक है, और अवसर की असमानता जो देश में फैल रही है ना, इसको आप कम करिएगा। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, इनकी अवसरों की जो असमानता है उसको खत्म करने की कोशिश करिएगा। यानी कोशिश करिएगा कि राज्य में आय के लगभग में बैलेंस हो, सबकी प्रतिष्ठा सबकी एक जैसी हो, सम्मान एक जैसा हो, सुविधा सबको एक जैसी मुहैया हो, ये काम करिएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि अनुच्छेद 38 में कितने प्रकार के न्याय है, हमने इसीलिए लिख दिया कि इस बार हमारा बच्चा गलत ना करके आना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला अगला सवाल मेरे भाई, डाट डाट के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन देना। ऐसा कहां पे कहा गया, तो मेरे भाई ऐसा कहा गया 39 के घ में। कहां पे, 39 के घ में, बी आंसर आप लगा दो, करेक्ट आंसर। ठीक है साहब, देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 39 में कई बातें हैं। जैसा आपको अनुच्छेद 19 पता है, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 एक में कई सारे खंड थे साथी, ऐसे ही अनुच्छेद 39 एक में कई सारे खंड हैं। तो एक में क को आप समझिएगा, एक के क में क्या दिया, अनुच्छेद 39 एक क ये कहता है साहब कि राज्य तुम्हारा कर्तव्य होगा सभी नागरिकों को जीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी सभी नागरिकों को जीविका के प्राप्त साधन उपलब्ध कराओ, ये तुम्हारा मतलब ये तुम्हारे लिए एक निर्देश है। किसके लिए, राज्य के लिए। राज्य का मतलब वही आर्टिकल 12 और 36 में जो लोग हैं उन सब के लिए। और 39 का एक ख का कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटाओ जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके, ये प्रयास करिएगा। आगे कहता है अनुच्छेद 39 एक गए, राज्य आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार चलाए जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। और यहीं पर साथ ही घय में क्या कहता है कि राज्य पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। और ये बार बार पेपर में आता है, कभी कभी ये समय लिखेगा तो अनुच्छेद 39 ही लिख देगा, तो भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है साहब, अगला सवाल, ये एसआई का क्वेश्चन है 2021 का, पर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राज्य अपनी नीतियों का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो आपको सर ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 39 एक और घ में। ठीक है, पुरुषों और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। क्या ये बात दिया गया है आपके डीपीएसपी में, यानी निदेशक तत्व में? तो आप कहोगे हाँ सर, यहां पर भी दिया गया है। अगर आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो अंगा क ख ग घ अंगा करके साथियों एक आता है, उसमें लिखा गया है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ये वाला तो आपने पढ़ ही लिया, घ वाला। ठीक है, पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब जरा सा अंगा पढ़िएगा, इसमें कहा गया कि राज्य मतलब वही सभी लोग, कर्मकार यानी जो काम करने वाले लोग होंगे, के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को बाल श्रम से संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये साफ साफ कहता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना जिससे लोग मजबूर होकर के कोई ऐसा काम करने लगे जो उनके स्वास्थ्य को खराब कर दे। जैसे साथियों आजकल आप देखते होंगे सीवरेज में लोग काम करते हैं, नाली के अंदर, गटर का नाली के अंदर लोग काम करते हैं और मृत हो जाते हैं। तो राज्य रोकता है कि आप ऐसा कोई काम करने के लिए मत दीजिए, आप मशीन लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए। लेकिन हमारे देश में तो क्या हो रहा है वो तो आप सब अवगत हैं इस विषय से।
तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। दिक्कत इस बात का है, इसे ही मौलिक अधिकार बनाना चाहिए ताकि जो सीवरेज वगैरह में लोग काम करें उनको थोड़ी सी सुविधाएं मिल सके, सिक्योरिटीज मिल सके। कोल की खदान में लोग काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोल पूरा धस जाता है, लोग उसके अंदर मर जाते हैं साथी। तो अनुच्छेद 39 एक अंगा ऐसा कहा है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन राज्य कभी कभी कर देता है। अनुच्छेद 39 एक चय क्या कहता है भाई, राज्य बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर और अवसर आप देंगे, यानी छोटे छोटे जो बालक हैं उनके स्वस्थ विकास के लिए आप अवसर देंगे। कई सारी पोषण योजनाएं सरकार इसीलिए बच्चों के लिए चलाती है साथी स्कूलों में, ठीक है। ये अलग बात है कि आजकल जो क्या ही कहा जाए, कुछ लोगों की नियुक्तियां हो जाती है एज ए आशा वगैरह, वो सब खा जाती है, वो अलग बात है साथी। पर वो गांव वालों का कर्तव्य होता है कि उनके खिलाफ जो है याचिका दायर करें, सॉरी याचिका नहीं, कम से कम पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट करवाएं, या जन अदालत लगता है, लोक अदालत लगता है, वहां पे शिकायत दर्ज करें, तब समाज सही होगा साथी। ये हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है। और सुनिए, और कहता है कि भाई देखो उनके विकास के लिए अवसर दीजिए, उनका शोषण आप रोकिए, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ उनके बचपन की रक्षा करिए, युवाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 39 एक चय। तो ये इतनी बातें थी साथी अनुच्छेद 39 में। यहीं पर अनुच्छेद 39 का ये भी जोड़ा गया था एक संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया। क्या उपबंध दिया है गया है इसमें, आइए हम समझते हैं। देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे मूल संविधान में वर्णित हैं। अभी हम 39 का समझेंगे, घबराइए मत। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखा गया है। तो आपको ध्यान होगा, अभी हमने बताया आय प्रतिष्ठा, तो कहां पे हमने बताया, तो आपको सर ये तो अभी ना आपने आर्टिकल 38 में बताया है कि आप आय प्रतिष्ठा सुविधाओं अवसर की समानता की बात कहां पे किया गया, तो आपको सर आर्टिकल 38 में। तो चलिए कर दीजिए 38 में, ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, मेरे भाई यही है 39 का, अभी समझाएंगे इसके बारे में। ग्राम पंचायत का गठन, मेरे भाई अनुच्छेद 40। तो 38, 39, 40, 1, 2, 3 ये हो गया आपका सही, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ आर्टिकल को देखिएगा। आर्टिकल 38 आपने अभी पढ़ा है, क्या कहा गया इसमें, राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुनिश्चित किया गया, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं में अवसर, इन सब में समानता लाने की राज्य प्रयास करेगी, आपने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अनुच्छेद 39 का कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्या कहता है कि भाई देखो सबके लिए समान न्याय और मुफ्त यानी निःशुल्क कानूनी सहायता, इसको लिख लीजिए, आपके सेट में कहीं ना कहीं देखिएगा पूरे 2025 में ये क्वेश्चन घूमेगा। कहां पे पूछा गया, कहां पे पूछा गया, अनुच्छेद 39 का कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, 42, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति को प्रदान किया गया है 40 में। 41 में आप क्या कहा गया है, कहा गया भैया देखो काम पाने के लिए रोजगार, भाई राज्य आप लोगों को काम पाने यानी उनको काम दीजिएगा, शिक्षा पाने के लिए अगर वो बेकारी हो जाते हैं किसी तरह से, मान लीजिए दिव्यांग वगैरह हैं, या उनके बुढ़ापा बीमारी या निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, उनको आप संरक्षित करिएगा, सुरक्षित करिएगा, वरना लोग उनको दबा के मार डालेंगे। ये बात कहा गया है साथी अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में। तो कुछ कीवर्ड याद रखिए, जैसे काम, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निरुशक्तता, 41 ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग के एग्जाम निकालना है, वकील नहीं बनना है, वकालत नहीं करना है, ठीक है साहब। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निश्चित सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। ध्यान से पढ़िए, आप तो जवाब दे सकते हैं। काम पाने का अधिकार, अभी तो आपने देखा निरुक्तता, काम पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, शिक्षा, आप कहोगे सर ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन से आर्टिकल में पढ़ा जरा बताना, आप कहोगे सर 41 में पढ़ा, ठीक है। और आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे कि सर कार्यस्थल पर उचित और मानवीय परिवेश तथा मृत्युत्व नहीं मातृत्व होता है, मातृत्व सहायता का प्रावधान, सर ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। मातृत्व सहायता मतलब कि प्रसूति सहायता, मातृत्व सहायता मतलब क्या साथी, प्रसूति सहायता का उपबंध। तो प्रसूति सहायता का उपबंध कहाँ पे दिया गया, तो साहब ये तो 41 में दिया गया, तो ये 42 में दिया गया, कहाँ पे 42 में दिया गया। दोनों आपके सही हैं, सी आंसर लगा दीजिएगा कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। देखिए साहब अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता, जैसे बेकारी, बुढ़ापा या निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 42 में कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का,
यानी हमको कोई ऐसे काम में मत लगाइएगा कि जिसके जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका मेडिकल ना कराया जाए, दमे की बीमारी हो, उसको ये यूपीएसआई बना दिया जाए, घबरा जाएगा ना, मर जाएगा ना एक के बार में दौड़ते वक्त। ऐसा काम नहीं। तो काम की न्याय संगत और मनमोचित दशा है। अगर मान लीजिए सरकार को पता चल रहा है कि किसी में कार्बाइन है या कार्बाइट है और वहां से वो निकलेगा, आदमी मर जाएगा, तो उसमें उसको मत धकेला जाए, ऐसा कहता है आर्टिकल 42। और देखिए, प्रसूति सहायता को बंद करिएगा। जो महिलाएं आपके यहाँ काम करेंगी उनके मातृत्व की रक्षा करिए साहब। वो माँ बनने वाली जो गर्भवती महिला, तो साथियों मातृत्व की रक्षा, ये बात दिया गया है आर्टिकल 42 में। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। प्राइवेट वाले ये काम नहीं करते हैं, याद रखिएगा। प्राइवेट में अगर कोई गर्भवती महिला, तो पहले तो उसको निकाल देंगे, बोलेगा जाओ, हमें क्या जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इसको भी फंडामेंटल राइट के तहत मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। मैं तो कहूंगा सरकार को इस काम को पहले बनाओ, क्योंकि उस अवस्था में वो कहाँ जाए, उनके लिए मदद कौन करे। या तो ये लोग उनकी कम से कम आधी सैलरी तो घर पे मुहैया कराएं। ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी। तो इसे फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। आगे, सभी कर्मकारों के लिए कम से कम उन्हें निर्वाह मजदूरी दीजिए, ऐसा आर्टिकल 43 में कहता है। जैसे दिन भर काम करें, जैसे हम दिन भर काम करते हैं, ना ही कोई शेयर आते हैं, ना ही कोई लायक आते हैं, और पैसे तो माते आते हैं सिर्फ मान के चलिएगा 12 से 15 रुपए। आपको भरोसा नहीं होगा, पर यही सच्चाई है भाई, है ना। लेकिन उम्मीद रहता है कि चलिए ठीक है, बच्चा पढ़ लेगा, उसका काम चल जाएगा, तो बस यही है। लेकिन आप लोग शेयर भी नहीं करते, इवन तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 43 कहता है कि भाई देखिए, सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए। कम से कम दिन भर काम कर रहा है तो व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपए की सहायता मिलनी ही चाहिए। अगर इतना नहीं मिल रहा है तो कम से कम 200 रुपए तो आप उसे डेली दीजिए, उसका तो खर्चा चले, पौवा वगैरह है कि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 43 याद हो गया ना, क्या देंगे 43 में, तो कम से कम निर्वाह मजदूरी देंगे, शिष्ट जीवन स्तर देंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कह दीजिए कि तुम ये काम करो, और किसी पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति से कह दीजिए कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, तुम ये वाला काम करो। नाली सफाना हुआ या कुछ काम ऐसा निम्न वर्ग का काम हुआ, तो हमारे जो महान, हम तो बोलते हैं जो पर्यावरण को सफाता है वो हर व्यक्ति महान होता है मेरे भाई, गंदा करने वाला व्यक्ति ही गंदा होता है। तो इस प्रकार से हमें सम्मान करना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है, यानी कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति, नाली को साफ करने वाला व्यक्ति, साथी सम्मानित वो व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 43 ये चीज कहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग बढ़ा देंगे, यानी गांधी जी की बात का, गांधी जी की इज्जत, गांधी जी का मान रखेगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल होगा। 39 होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं सर 39 तो नहीं होगा। कहे 39 में तो हम लोगों ने चय तक पढ़ा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। अरे भाई कहाँ नजर आएगा, कहीं नहीं नजर है। 38 होगा क्या, तो कहोगे सर 38 में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं में अवसर, ये सब तो पढ़ा, लेकिन कुटीर उद्योग वगैरह नहीं पढ़ा। तो यार ऐसे दिमाग लगाओ कि ये दोनों तो कभी नहीं हो सका। अब बचा 45 और 43। तो अभी तो याद रखिएगा, यहाँ पे 43 हो जाएगा राइट आंसर, आपका सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि 45 हमने अभी पढ़ा नहीं, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अब जब भी आप पढ़िए तो पिछले आर्टिकल को अपने दिमाग में रखिए कि अच्छा इस आर्टिकल में ये था, ये तो कभी नहीं हो सकता। स्किप करिए, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, ना ही गोला गलत होगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अब सुनिए 43 में क्या कहा गया, गांधी जी की बात है। राज्य को निर्देश दिया गया क्या, पहला, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर। अच्छा, ऊपर अभी हमने बताया था क्या 43 के बारे में थोड़ा बहुत, हाँ ऊपर हमने अभी बताया था 43 के बारे में भी हमने बताया। ठीक है, तो क्या कहा गया था कि इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा कि निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, ये सब देंगे। इसी 43 में ये बात, हालांकि ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 1911 के द्वारा अनुच्छेद 43 में एक पॉइंट और जोड़ा गया। अलग से 43 का नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, है ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अलग से इस चीज को नहीं कर लेंगे कि नहीं अलग से उठा लेंगे, नहीं। ठीक है, अलग से 43 का जोड़ा जाएगा वो बाद में, लेकिन एक पॉइंट इसी में जोड़ा गया। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा क्या, ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग को हम प्रोत्साहन करेंगे। राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य को ऐसा करना होगा। लेकिन साथ ही दुख की बात है, वर्तमान समय में सरकार जो है वो डिजिटली की तरफ बढ़ जा रही है, और हमारी जो कुटीर उद्योग है, खास करके हथकरघा उद्योग, उत्तर प्रदेश में तो इनके लिए बहुत समस्याएं हैं। साथ ही उस पर जो है सरकार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। वो सिर्फ ध्यान देती है कृषि में, जहां पर कोई काम नहीं होता। हजारों हजारों करोड़ जो है उधार लिया जा रहा है कृषि के नाम पर, लेकिन इन पर फोकस करना चाहिए सरकार को। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, जो सच है वो लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है,
अनुच्छेद 43 क्या कहता है साथी कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो, कोई फैक्ट्री लगाते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मशीन ला दो, आप कह दो नहीं एआई का जमाना है, हमें कर्मकारों की जरूरत नहीं है, यानी काम करने वाले लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अनुच्छेद 43 को ध्यान में रख करके उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने को सुनिश्चित करेंगे, ताकि वहां कर्मचारी काम करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ मशीन ही करे। ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है साथ ही कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा साथी। यूसीसी को लाने का आप प्रयास करेंगे। राज्य से ऐसा कह रहा है कि समय समय आप जो है सभी राज्यों में कोशिश करेंगे ताकि बंधुत्व भाईचारे की भावना बढ़ सके। इसके लिए आप जो है अनुच्छेद 44 के तहत एक समान सिविल संहिता लाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है साथी, समझ में तो आ रहा होगा। अगला सवाल बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत में 6 महीना की बात होगा तो 180 दिन हुआ, लेकिन 183 दिन, तो 6 माह या 183 दिन, 183 दिन से कम काम करने वाले श्रमिक सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। अगर आप एक साल में 6 महीने से कम काम करते हैं या 183 दिन से कम काम करते हैं तो आप जो है सीमांत श्रमिक की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में ऐसा होता है कि आप सीमांत श्रमिक कहलाएंगे अगर आप 6 महीना से कम काम करते हैं। अगला एक केस है साथी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघवाद। इसमें न्यायालय ने कहा भाई सुनो, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार भी शामिल है। एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि अच्छा मान लीजिए जबरन मजदूरी कराना, ठीक है, एक तो शब्द होता है साथी कि जबरन मजदूरी कराना, ठीक है, ये देखिए एक शब्द होता है कि मजदूरी करा दिए, लेकिन मजदूरी आप कितना दे रहे हैं, मात्र 50 रुपए पूरे दिन का या मात्र 100 रुपए पूरे दिन का। ठीक है सब, एक हो गया जबरन मजदूरी कराना, एक तो मजदूरी आप रखे हैं 50 रुपया और 100 रुपया मजदूरी करा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है साहब, आज के समय में आप बताइए, क्या 50 रुपए में पूरे दिन की आजीविका चलाई जा सकती है? क्या ये चीज संभव है? तो न्यायालय ने कहा सुनो, ऐसा नहीं है, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार भी शामिल है। अगर आप न्यूनतम वेतन देते हैं, एक मूलभूत वेतन से अगर कम वेतन आप देते हैं, तब पर भी वो जबरन मजदूरी ही समझा जाएगा। ऐसा न्यायालय ने किस केस में कहा साहब? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघवाद में। तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। तो जबरन मजदूरी कराने में न्यूनतम मजदूरी भी साहब निहित है, याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी देंगे तभी भी मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला सवाल साथी, एक्सप्लेनेशन में वही बातें लिखी थी। अगला सवाल है, सवाल करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 राज्यों को निर्देश देता है कि वह डाट की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करे। और हमारे योगी जी को किसी ने कह दिया था कि सारा स्कूल मर्ज करके स्कूल 5 किलोमीटर पे बना दो, बताओ, मतलब इतना दूर दूर तक विद्यालय। उन्हें किसी ने ये नहीं कहा कि आप आर्टिकल जो है आप एक बार डीपीएसपी को देख लीजिए, आर्टिकल 45 को आप लोग देख लीजिए, पता नहीं कौन ने ज्ञान दिया उनको। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अनुच्छेद 45 कहता है क्या, राज्य को निर्देश देता है कि भैया देखो 6 वर्ष की आयु, पहले यहाँ 14 वर्ष था साथी, लेकिन बाद में संशोधन करके इसे 6 वर्ष किया गया था। इसके लिए संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और आपको पता होगा इसी समय जोड़ा गया था 21A, आपको याद है, पीछे मैंने पढ़ाया, ठीक है, नहीं याद है तो पढ़ लीजिए। तो इसमें कहा गया साथी कि राज्य को निर्देश दिया गया कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करिए, ये आपका काम होगा। तो कितने वर्ष के? 6 वर्ष के। 14 मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 पहले था, संविधान संशोधन करके इसे 6 किया गया, गलत मत करना, ठीक है, 2-3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष, मूलतः इसमें 14 वर्ष थी जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया, मैंने अभी आपको बताया, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। अगला अनुच्छेद 46 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में आता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय व अन्य शोषण से सुरक्षा मुहैया कराना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस आर्टिकल को घोर के पी जाइए, ऐसे ही पूछेगा, जवाब दे दीजिएगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीली दवा है या कोई मदिरा है या कोई ड्रग्स है, उनका अगर औषधीय प्रयोजन नहीं है, मान लीजिए कि दवा के रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो भिन्न उपयोग के लिए आप प्रतिबंध लगाएंगे, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन सरकार में देखा हूं कई जगहों पर नए नए जो है खोल रही है मदिरालय, है ना,
इस पर टैक्स भी बढ़ाया जाता है। तो ये काम तो किसी को नहीं दिखता है, भारत की जनता को ये चीज नहीं दिखता है, अरे भाई ये एक ऐसा शोषण है मेरे दोस्त, है ना, ये ड्रग्स वगैरह, मदिरा, ये हर जगह आप देखते होंगे, ये एक ऐसा शोषण है मिडिल क्लास का, जिसके अंदर मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठा है, तबाह कर बैठा है। ये चीज नहीं दिखता है मेरे दोस्त किसी को, है ना। इसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून हमारे देश में सिर्फ हर चीज की है, आप चोरी कर दीजिए कानून है, किसी का 10 20 50 ले लीजिए कानून है, लेकिन ये इससे किसी का घर, फैमिली, परिवार, सोशल समाज सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इसके लिए साहब कोई कानून नहीं है, कोई विधान नहीं बनाया गया है। ये दिन दहाड़े बताइए गलत है कि नहीं है? तो समाज के रूप में ये बहुत बड़ी गलती है। इस पर विरोध ना जाने कब होगा, पर एक समय जरूर होगा कि सरकार को जितने भी मंत्रालय हैं उनको बंद ही करना पड़ेगा। अगला सवाल है सत्य, भारतीय संविधान का डाट पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अब देखिए, पोषण स्तर को सुधारेगा राज्य, ऐसा कहा गया है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है साथी? ठीक है, अब इसके लिए तो सरकार पोषाहार मिशन और कई सारे मिशन महिलाओं के लिए भी चलाती रहती है, सबके लिए चलाती रहती है। ये अलग बात है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता। पर साथ ही ये वाली बात कही गई है आर्टिकल 47 में, अनुच्छेद 47 में, पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए 47 में कहा गया कि देखिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य की बात की गई है। इसके लिए राज्य कई सारी प्रोविजन लाता है, कई सारी योजनाएं लाती हैं। 48 में क्या कहा कि ये बात समझने वाली है कि जो गाय है, जो बछड़ा है, जो अन्य दुधारू पशु हैं, उनकी बलि पर साथियों रोक लगा दिया गया और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन किया गया है। और कहा गया कि कृषि और पशुपालन को हम आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, यानी एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। जैसे अभी नमो ड्रोन दीदी करके केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी करके योजना सरकार ने लाया, तो इसके तहत सरकार जो है ड्रोन के द्वारा अब एग्रीकल्चर में जो आप देख रहे हैं कि तो फर्टिलाइजर की मतलब छिड़काई वगैरह कर रहे हैं सरकार, यहाँ तक कि खाद्य उर्वरक की भी जो है छिड़काई की जा रही है। लेकिन हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश महान ड्रोन से आजकल चर्चा में है साथी। ड्रोन से क्या किया जा रहा है? तो ये भी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, है ना, ड्रोन से चोरी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सरकार जो है वो कृषि और पशुपालन, जैसे पशुपालन में हमने अभी हाइब्रिड को लेकर के सरकार इस पर काम कर रही है। आपने देखा किस तरह से करवाल में नई नई भैंसों की प्रजाति पर काम किया जा रहा है। तो सरकार इस पर काम करे, ऐसा आर्टिकल 48 में कहा गया है। राज्य इस पर काम करे, और राज्य का मतलब वही आर्टिकल 12 और 36 में जो लोग हैं। अगला 20 कहा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देश करता है कि भाई आप पर्यावरण के बारे में भी कुछ विचार करो, कुछ सोचो। तो ये चीज कहाँ पे कहा गया? तो याद रखेंगे साथी, ये चीज क्या गया 48(1) में। तो जाहिर सी बात है इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा, तभी तो एक लिखा है। जहां जहां पे लिखा है उसका मतलब संविधान संशोधन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। 48 तक पहुंच गए, क्या पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के बारे में आपने 39 में पढ़ा कहीं? तो आप कहोगे नहीं सर, हमने तो यहाँ नहीं पढ़ा। क्या 44 में पढ़ा, जो कि समान नागरिक संहिता है? नहीं सर। 43(a) में आपने पढ़ा कर्मकारों वाला? तो कहोगे नहीं सर ये नहीं पढ़ा। तो बचा कौन? तो आप टिक मार दीजिए। ऐसे ही आपको चीजें ध्यान रखनी है कि हर आर्टिकल को ध्यान रखना है कि भाई ये हमने पढ़ा, ये ऐसा नहीं हो सकता, यही हो जवाब होगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। देखिएगा 48(a) कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया साथी। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? देखिएगा, जो राष्ट्रीय महत्व घोषित वाले किए गए जो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो संस्मारक हैं या स्थान है या वस्तु है, उनको संरक्षण करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। यानी जैसे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, या कोई भी कलात्मक वस्तुएं वगैरह हैं, उनका संरक्षण करना राज्य का। जैसे ताजमहल है तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, उसको ही रक्षा करना सरकार का, राज्य का, जो भी प्राधिकरण वगैरह उन सबकी जिम्मेदारी है साथी। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। यानी न्यायपालिका अपना सिर्फ न्याय का काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम का काम करे, दोनों लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी न्यायपालिका कभी भी कार्यपालिका में नहीं जा सकती, कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका में नहीं जा सकती। लेकिन अभी धनखड़ जी के द्वारा देखा गया है कि धनखड़ जी कई सारे केस में न्यायपालिका को कार्यपालिका से ऊपर बता दिए, है ना। अभी जो हमारे मतलब पूर्व जो उपराष्ट्रपति जी थे, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि क्या न्यायपालिका सबसे ऊपर हो गई है? तो ऐसी बात नहीं है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा है। कभी भी हमारा जो न्यायपालिका है वह कभी भी कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायपालिका बस इतना करता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून की समीक्षा करता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 उसे यह अधिकार दिया गया है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि न्यायपालिका उस चीज की समीक्षा कर सकता है, ठीक है, बस वो यही करता है, बाकी कार्यपालिका में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करता है साथी, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्यों को प्रयास करना होगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाधाओं के प्रति आदर करें। जाहिर सी बात है भाई, हमारा कर्तव्य है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि बाध्यताएं हैं उनको हम माने, उनका आचरण करें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनको मध्यस्थता के द्वारा निपटाएं, ये भी हमारा कर्तव्य है। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को हम प्रोत्साहन दें। नहीं भाई, परमाणु निरस्त्रीकरण ये सब काम हम नहीं कर सकते, परमाणु वगैरह से हमसे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो 1 और 2 तीसरा काम हमारे नहीं जुड़ा हुआ साथी, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, मतलब आर्टिकल 51 में तीसरी बात नहीं है। अब एक आर्टिकल बचा है साथी 51, देख लीजिए 51 में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके बाद हम इसके संदर्भ में आलोचना स्टेटमेंट वगैरह पर ध्यान देंगे। 51 में क्या कहा गया है कि इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना ये भी हमारे राष्ट्र का कर्तव्य होगा। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति हम आदर प्रकट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी संधि बाध्यता को तोड़ देंगे। ये अलग बात है कि 1960 में अभी हम लोगों ने सिंधु जल समझौते को तोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया पहलगाम हमले को लेकर के, उस पे हमने ऐसा प्रतिक्रिया जताया। तो हम ये कर भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत कैसा राष्ट्र है, तो आपको सर भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं दोस्त यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उसको मध्यस्थता के द्वारा निपटाने की कोशिश करेंगे। इसका परिणाम आप सीज फायर करके हमने ऐसा किया, वरना हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाएंगे, ये काम हमारे आर्टिकल 51 में दिया गया है, हम ऐसा कर सकते हैं, राज्य को ऐसा करना चाहिए, ये बात हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें बताया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति से तत्वों में शामिल किया गया। अभी आपने देखा कई सारे उपबंध शामिल किए गए, अब इसमें कह रहा है कि भैया कौन कौन से उपबंध शामिल किए गए वो आप हमें बता दो। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना 39 में जोड़ा गया था, आपने ये भी देखा, सही है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, अभी आपने देखा 39 का आपको यहाँ सर ये भी जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आप कहोगे सर 43 का, बिल्कुल। आप कहोगे सर तीनों जोड़ा गया, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई, अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माफ करना है, बहुत गर्मी है भाई, ये समय गर्मी का सीजन है ना, और हमारे यहाँ जो है इन्वर्टर वगैरह सब बंद हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं यार, खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना, कुछ भी हो जाए, गर्मी आए बरसात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो तीनों थे ना, देखो 39 में क्या जोड़ा गया था हम लोगों ने, तो बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर को सुनिश्चित करेंगे। 39 क में हमने जोड़ा था समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देंगे। 43 का हमने जोड़ा साथी जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, और एक और याद रखिएगा 48 का, अभी हमने देखा था कि हम लोग रक्षा और पर्यावरण को बेहतर करेंगे, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। मतलब राज्य को ऐसा निर्देश दिया गया कि भाई ऐसा तुम करना, तो ऐसे याद रखिएगा 39, 39 के, 43 के और 48 के, इसे हम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ते हैं साथी। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में बड़े तो बंदों की अवहेलना नहीं कर सकता। अब हम कुछ स्टेटमेंट देखेंगे, और ये स्टेटमेंट पेपर में जाते हैं तो लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसका जवाब लोग नहीं दे पाते अच्छे से, वो इसको पढ़ते नहीं है, पर आपको रटना होगा, एक एक स्टेटमेंट हम लोग रट के जाएंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है स्टेटमेंट, कहा गया कि भाई किसने ऐसा कहा कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी अगर मंत्रालय है तो संविधान के भाग 4 यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें वर्णित जो भी उपबंध दिए गए हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखना ही होगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब ने ये बात कहा है। तो किसने कहा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब ने ये बात कहा। बी हो जाएगा स्टेटमेंट आपका राइट आंसर मेरे भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अम्बेडकर जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उनका भी याद रखिएगा। इन्होंने कहा क्या, मतलब निर्देशक तत्व के बारे में, लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्व की अवहेलना नहीं कर सकती, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से संविधान निर्माताओं ने निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित और विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया। अब देखिए, हमको आपको सबको पता चल गया कि हमारा जो निर्देशक तत्व है वो गैर न्यायोचित है और विधि रूप से इसे
लागू करने के लिए बाध्यता वाला नहीं बनाया गया है कि नहीं लागू ही करना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। भाई हमने निर्देश दिया सिर्फ कि आपको ये करना चाहिए, हमने सिर्फ कहा कि आपको ये काम करना चाहिए, हमने आपके ऊपर थोपा नहीं है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। ठीक है, क्यों भाई ऐसा हम लोगों ने नहीं किया, माननीय न्यायपालिका जो हमारे संविधान निर्माता उन्होंने नहीं कहा, क्यों? क्योंकि देश के पास इन्हें लागू करने के लिए साथियों पर्याप्त वित्तीय संसाधन उस समय नहीं थे जब संविधान बनाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी। अब देख सकते हैं समान न्याय, क्या 1950 में जब हमारा देश आजाद हो रहा है, हम समान न्याय सबको कैसे दे सकते हैं? आर्थिक न्याय हम कैसे वहां दे सकते हैं? सब उल्टा पलटा है साथी, नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें जरूरत है। बहुत जगह आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम समाजवाद की अवधारणा नहीं ला पा रहे हैं। बहुत दिक्कतें ऐसी थी। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ेपन, कहीं कोई है कहीं कोई है, पिछड़ापन इतना ज्यादा है। तो हम नीति आयोग सिद्धांतों को भी लागू अगर कर देते हैं, मौलिक अधिकार तो लागू था ही, नीति आयोग सिद्धांत भी लागू कर देते हैं, लोगों के ऊपर बर्डन बन जाता, भार बन जाता दोस्त, है ना। अभी भी भारत में 90% लोग संविधान नहीं समझ पाते हैं, अभी भी, आज के 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस समय कैसे समझ पाते हैं मेरे भाई? यही दोनों मेन वजह है जिसके कारण से जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इसे गैर न्यायोचित और विधि रूप से लागू करने के लिए बाध्यता वाला नहीं बनाया। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत थी। हम किसी कंपनी के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर इसको नहीं थोप सकते थे उस समय। वर्तमान में धीरे धीरे सरकार इस पर काम कर रही है साथी। ठीक है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि किस तरह से सरकार जो है कारपोरेट को लेकर के भी, जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको लेकर के सरकार काम कर रही है। तो ये उसकी अपनी जो है सोच है, थिंकिंग है, आगे बढ़ती रहेगी। पर उस समय जो है व्यवस्था नहीं था। तो कई सारे और भी कारण हैं, पर इन दोनों कारणों को हम ध्यान रखेंगे जिस कारण से इसे गैर न्यायोचित बनाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे इकोनॉमी में और अच्छे से इस पर हम समझाएंगे कि और क्या वजह हो सकती थी। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों को अतिरिक्त कर्मकांडी बताया है और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है से की है? यानी कौन है जिन्होंने कहा कि यह एक अतिरिक्त कर्मकांडी है? ठीक है, और ऐसा कह दिया कि भैया जैसे एक कोई चेक होता है, जब बैंक में हम ले जाएंगे तो बैंक उसका भुगतान तभी करेगा जब उसके पास संसाधन होगा उसको करने के लिए। तो ऐसा हमारे संविधान निर्माता में एक व्यक्ति हैं केटी शाह साहब, उन्होंने ही इस वाले स्टेटमेंट को दिया। इनके स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब, ठीक है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा साहब। केटी शाह इन्होंने निर्देशक तत्वों को अतिरिक्त कर्मकांडी वाला बताया है। इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की है। ठीक है साहब। नसीरुद्दीन करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा कि यह सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। ठीक है साहब। टीटी कृष्णाचार्य ने कहा, इन्होंने निर्देशक तत्व को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा। ये वाला स्टेटमेंट सवाल हमसे कई बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उद्देश्यों वाला बताया है? तो ये काम किसने किया है? तो याद रखेंगे साथी, केसी वेयर साहब ने ये काम मतलब कहा है, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है और इसे धार्मिक उपदेशों वाला बताया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, केसी वेयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, क्या कहा है? तो इन्होंने निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उद्देश्य वाला बताया। सर आइवर जेनिंग ने इन्होंने निर्देशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा वाला कहा है। श्री एन निवासन ने कहा, इन्होंने निर्देशक तत्व के संदर्भ में कहा, इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्कसंगत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ना उचित तरीका और ना ही कोई तर्कसंगत तरीके से वर्गीकृत किया गया। आइवर जेनिंग कहते हैं कि निर्देशक तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। तो भैया एक दिन में नहीं याद होगा, इसको लिख करके 3 4 5 बार पढ़िएगा तभी याद होगा। अगला कह रहा साथी, निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों के संबंध में कहा कि यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो याद रखेंगे साथी, यह स्टेटमेंट एन.सी. छागला जो कि एक न्यायमूर्ति रह चुके हैं, इन्होंने दिया था। और इन्होंने निर्देशक तत्व के बारे में कहा कि यदि निर्देशक तत्व की सारी बातों को हम लागू कर लेते हैं साथी, ठीक है, तो हमारा देश स्वर्ग की भांति दिखेगा। ऐसा किसने कहा है? तो एम.सी. छागला ने कहा है। जबकि एल.एम. सिंघवी ने कहा कि इन्होंने कहा कि निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं, संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इनका दर्शन दिया गया है।
जबकि साथियों सर वी एन राव साहब ने इन्होंने निदेशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। अगला करेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन निदेशक तत्वों के संबंध में सही है साथियों? कह रहा कि कौन सा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही होगा? पहला, ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। हाँ, न्यायालय इनका प्रयोग करता है, जैसे मैंने आपसे पहले बताया 2, 3, 4 को न्यायालय देखता है। जब बात 2 की हो चाहे जिसकी हो, तो 2, 3, 4 दोनों तीनों बात को वो देखता है। 3, 4 और 4 का देखता है साथी, 2 को नहीं देखता। ठीक है, मतलब देखता तो सबको है न्यायालय, पर इनको विशिष्ट रूप से वो देखता है। सही है, ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। भाई न्यायिक समीक्षा की शक्ति कैसी शक्ति है? तो संवैधानिक वैधता वाली शक्ति है, और उसमें हेल्प करता है कौन? हमारे डीपीएसपी। बिल्कुल सही है, ये हेल्प करता है समझने में। ठीक है साथी, दोनों स्टेटमेंट आप कहोगे सर सही है, सी आंसर दे दीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा। निदेशक तत्व ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। ये न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी करते हैं। कौन? डीपीएसपी हमारे। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जैसे आप देखेंगे इनमें तो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रति बल, ये सब कुछ इस पर ये भी काम करते हैं जैसे प्रस्तावना काम करती है। तो एक बल प्रदान करते हैं प्रस्तावना को निदेशक तत्व है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, यानी मूल अधिकार ज्यादा ताकतवर होगा? तो साथियों 1951 में ऐसा कहा गया है चमकम दोराइजन मामला में। ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। चमकम दोराइजन मामले में न्यायपालिका ने क्या कहा सुनिएगा। न्यायपालिका ने कहा कि भाई देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच अगर टकराव हो जाता है, मान लीजिए कोई बात को लेकर के दोनों में टकराव हो जाता है, तो मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे साथियों। लेकिन एक केस में न्यायपालिका ने और भी कहा, जिसका नाम है साथी गोलकनाथ बनाम मामला 1967। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन साथी यहीं पर जो केशवानंद भारती का मामला है, उसमें न्यायपालिका ने यह बात कहा है कि भाई संविधान संशोधन करके जो संसद है, उस संशोधन के द्वारा निदेशक तत्व को लागू कर सकता है, बशर्ते कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया जाए। ध्यान से सुनिएगा एक बार, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि केशवानंद भारती मामले में न्यायपालिका ने कहा है कि भाई अगर संसद चाहे, मान लीजिए संसद चाहता है, तो किसी भी डीपीएसपी के किसी भी पार्ट को, ठीक है, फंडामेंटल राइट घोषित कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, जैसे न्यायपालिका ने किया। कब किया था? 2002 में क्या किया था? तो आप कहोगे सर 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार में। तो संसद ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि संसद को एक बात को ध्यान रखना होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं साहब, उसमें कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर स्थापित राज्य के निर्देश हैं? तो देखिए कुछ निर्देश तो ऐसे हैं भाई, भाग 4 में तो निर्देश दिया गया है, लेकिन 2-3 निर्देश ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो भाग 4 से बाहर हैं, वो भी निर्देश के रूप में ही है, मतलब बाध्यकारी नहीं निर्देश हैं। जैसे इनमें आता है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का ये निर्देश, यानी राज्य कोशिश करेगी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की, ये भी एक प्रकार का निर्देश है। अनुच्छेद 325 में जो भाग 16 में जब हम सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे तो सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के दावे, ये भी हमारा जो है एक प्रकार का निर्देश है। ठीक है, राज्य को निर्देश है, जैसे फंडामेंटल राइट का निर्देश था, वैसे 352 भी एक प्रकार का निर्देश ही देता है। 350 के जो कि भाषा से संबंधित है, राजभाषा से, तो साथ ही ये मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है। जब हम वहां पढ़ेंगे तो एक बार और हम इस बात के जिक्र करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। 351 का भाग 17, इसमें हिंदी भाषा के विकास की बात होगी। वहां पे जब हम पढ़ेंगे भाग 17 के बारे में, तो हम आपको वहां पे बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है, पर ये तीनों याद रखेंगे जो कि निर्देश हैं और निदेशक तत्व से अलग हैं। मेरे भाई आपको सवाल हम मौलिक कर्तव्य के करते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। आप लोग जवाब देंगे कि डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आप जानते हैं कि एक समिति है जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इसका गठन किया गया था 1976 में, और इस समिति ने सुझाव दिया था अपना,
और इस समिति के सुझाव दिया कि 8 नागरिकों के मूल कर्तव्य होने चाहिए। समिति के कहने पर ही साथियों भारतीय संविधान में भाग 4 जोड़ा गया, 4 क जोड़ा गया और 4 क के साथ एक नया अनुच्छेद आया, अनुच्छेद 51 क, और इसमें नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। हालांकि समिति ने 8 दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुल 10 मूल कर्तव्य जो है साथी यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो कुछ बातें क्लियर करेंगे। पहली बात क्या क्लियर करेंगे, कहां पे दिया गया है, तो आपको सर भाग 4 क में दिया गया है। आर्टिकल कौन सा है, तो आपको सर 51 क। किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया, तो आपको सर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कब जोड़ा गया, तो आपको सर 42 अमेंडमेंट कब किया गया, 1971। समिति ने कितनी बात कही थी, तो समिति ने 8 कही थी, पर सरकार ने कितना जोड़ा, तो सरकार ने 10 जोड़ा। तो अगर आपसे कहे कि मूल रूप में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहोगे सर 10। वर्तमान में कहेंगे तो आप कहोगे 11, क्योंकि एक और जोड़ा जाएगा बाद में, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बातें यहां से पूछी जाएंगी। देखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन्हें संसद के कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो फोकस करिएगा कि मौलिक कर्तव्य को संसद कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। करार नहीं कराया जा सकता, कराया जा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, ये कानून की अदालत में विचार योग्य नहीं होते हैं जब इनका उल्लंघन किया जाता है, ये बात तो सही है। ये गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, जैसे हमारा डीपीएसपी था निदेशक तब, तो वैसे ये भी है, तो आपको सर बी हो जाएगा। ये कानून की अदालत में दंडनीय होते हैं जब इनका उल्लंघन होता है, तो मेरे भाई नहीं, ये इसमें कोई इनका उल्लंघन, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे दंड पाएंगे, ऐसा नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में उनके शामिल किए जाने के बाद संशोधन नहीं किया गया, एक बार संशोधन किया गया था 2002 में साथी, और जो है हम 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, तो भैया ये गलत हो जाएगा। भाई 2 बार संशोधन किया गया, एक बार 42वां, एक बार ये वाला, तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। कौन सा सही है, तो आपका जवाब होगा बी वाला, तो बी मार दीजिए आपका राइट आंसर। ठीक है, समझिए विशेषता क्या है, तो ये गैर न्यायोचित है, यानी इसके हनन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। संसद उपयुक्त विधान के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन कर इसे लागू कर सकता है। संसद चाहे तो कोई कानून बना करके मौलिक कर्तव्य को भी सह लागू करा सकता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको यहाँ सर हैं, तो मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा था, तो आपको नहीं सर इधर तो जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो बताइए कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में, तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा आपका सही जवाब साथियों। ठीक है, समझिए तो 42वें द्वारा जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य थे, 86वें के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो शिक्षा वाला। ठीक है, स्पष्ट है कि मौलिक कर्तव्य के समावेशन के समय उस समय सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि विधि मंत्री कौन थे, ए.आर. गोखले। पता नहीं काहे 2021 में यूपीएससी में इस सवाल पूछा था कि उस समय विधि और न्याय मंत्री कौन थे, एच.आर. गोखले थे, और उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन रही, तो इंदिरा गांधी। 2021 की यूपी दरोगा भर्ती में पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ा रहा हूं कि ये सवाल पेपर में आया था। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कुल 8 मौलिक कर्तव्य लागू करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य सरकार मानी भी नहीं थी, बाकी मान ली थी, 5 मानी थी, 3 ऐसे थे जिनको हटा दी थी सरकार। अब कह रहा है कि कौन से कर्तव्य को सरकार नहीं मानी थी। संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई व्यक्ति कर्तव्य को नहीं मानेगा, तो मेरे भाई ये वाला सरकार नहीं मानी थी, तो ये बात सही है, सरकार नहीं मानी थी। भाई सरकार ने कहा यार जनता को जब हम दंड देने लगेंगे मौलिक कर्तव्य करने के लिए, तो जनता तो कुछ भी कर लेगी। कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य था। स्वर्ण सिंह समिति ने ऐसा सुझाव दिया था कि इसको भी मौलिक कर्तव्य बनाओ, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम इसको भी मौलिक कर्तव्य नहीं बनाएंगे, तो सरकार ने सी मार दिया कि हम दोनों को खारिज करते हैं। एक और बात थी जिसे खारिज किया गया, क्या बात थी कि मूल अधिकारों के लागू करने का आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। इनाय की मूल कर्तव्य नहीं करे तो अदालत वालों को अर्थदंड कर दे, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, न्यायालय भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जो है इतना रुपया देना पड़ेगा अगर आप ऐसी बात करते हैं, अगर आप जो है बात नहीं मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ये सारी बातें खारिज कर दी थी। स्वर्ण सिंह समिति ने इनका सुझाव दिया था कि ये लोग इसको भी आप मूल कर्तव्य बनाओ, सरकार ने कहा नहीं ये सब नहीं हो सकता, सर जनता से को पैसा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो आइए 11 मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। तो मेरे भाई इनमें से वोट करने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है, अन्याय के खिलाफ आवाज ये भी नहीं है, करों का भुगतान अभी आपने देखा, स्वर्ण सिंह समिति में सिफारिश तो की थी पर नहीं है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो पहला कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें,
उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हम आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हम हृदय में संजोए रखें, उन्हें गाली ना दें। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो बी आर अम्बेडकर साहब हो, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कोई भी, उन सबका सम्मान करें। क्योंकि हम लोग तो कुछ भी नहीं बोल पाते, गूंगे बहरे हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक लफ्ज निकलने की हमारी आपकी हैसियत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जानबूझकर अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल पाने वाले गूंगे लोग हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करने की कोशिश करें। हमारी संस्कृति की गौरवशील परंपरा महत्व समझें और उसका हम परिरक्षण करें। अगला, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना डांट डांट के है। क्या है हमारा? व्यक्तिगत अधिकार है, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य। तो साथ ही हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होता है। क्या मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में आप तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, पर हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो आजकल अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा टैग लगाते हैं। कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो कोई अपने प्रचार कर रहा है। ये नहीं देख रहा है कि देश के अंदर कितनी महिलाएं प्रतिवर्ष गायब हो रही हैं, कितनी बेटियां गायब हो जा रही हैं। अभी आप जाइएगा तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप जाइएगा और वहां पे सर्च करिएगा एनसीआरबी में कि हाउ मेनी वुमेन मिसिंग इन इंडिया इन एवरी ईयर, या आप मिसिंग रिपोर्ट याद देखिएगा तो वहां पे आपको मिलेगा कि लाखों महिलाएं प्रतिवर्ष भारत से गायब हो जाती हैं। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, आप देखिएगा। तो इन पर चर्चा करने की बजाय हम इस पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन आएगा, झील आएगा, नदी आएगा और वन्यजीव है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें, जानवरों को नहीं मारें। मौलिक कर्तव्य के डाट में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें, उपबंधित किया गया। यानी कौन सी प्रविष्टि में दिया गया? प्रविष्टि मतलब कौन सा वाला मौलिक अधिकार है, क्योंकि क्रम से 11वां है ना भाई, तो कौन सा वाला है ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई यह 7वें नंबर पे था। कौन से नंबर पे है? पर्यावरण वाला, तो 7वें नंबर, यानी प्रविष्टि 7वें में है। 37 कभी हो जाएगा साहब सही जवाब। देखिए, छठवां क्या था कि हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझे। 7वां यही था। 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला सवाल साथी, मौलिक कर्तव्य के डाट में वर्णित है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाई छुए। हम लोग साथ में बढ़ने की कोशिश करते हैं, जाति धर्म को भूल करके। ये बात प्रविष्टि 10 में कही गई। कहां पे? प्रविष्टि 10 में कही गई। बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। देखिएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाई छू सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रविष्टि 11। इसमें कहा साथ ही 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, और यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये था अंतिम वाला 11वां। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य के बारे में सही? ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। बात तो सही है। मूल कर्तव्य देश के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के हैं। नहीं साहब, गैर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य नहीं दिया गया है। गैर नागरिकों के लिए नहीं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो पहला हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मूल्य भारतीय परंपरा, हमारी पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। सही है। निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। सही है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें किसी के भी पूर्ण ना होने पर या असफल होने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, संसद कर सकता है साहब अर्थदंड का प्रावधान। अगला, कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान की गई है। कौन सी समिति ने की थी? ये बात बहुत अच्छी है कि किस समिति ने ऐसा किया था। तो मेरे भाई एक और समिति बनी थी 1999 में, जिसका नाम था वर्मा समिति। और इस समिति ने वर्मा समिति ने कुछ रिपोर्ट अपना दिया था। ठीक है, जो कि कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर साथियों ये बात करते हैं। 1999 में नहीं था यार, मुझे डाटा थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। वर्मा समिति आप मान लीजिएगा, क्योंकि बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
देखिए, तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ मूल कर्तव्य की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की थी। जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का सम्मान करना, ये सब कंपल्सरी है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, वन्य जीवन अधिनियम 1972 का, मतलब इनके तहत वो मौलिक अधिकार आता है। विधि विपरीत क्रियाविधि अधिनियम 1976। हमारे लिए यही वर्मा समिति का नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी ये डाटा इंपॉर्टेंट है नहीं है। हालांकि इनका जो है ये आप याद रखेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं साथी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में, कल के सेशन में जो डाटा दिया गया है, जो क्वेश्चन आएंगे वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कल जो हमारा टेस्ट होगा उसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।